में वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी भी मैं सवाल में दिखाता हूँ सामने। हाँ जी, किए ही नहीं, छा गए। अच्छा कल आप आए नहीं थे, ठीक है, आपका फर्स्ट डे। ओए तो आप तो आज परेशान हो रहे होंगे, इतनी सारी परसेंटेजेस सामने स्क्रीन पे देख के भाई। तो नहीं, लेकिन पहले आपने और तरह से पढ़ा हुआ है, अभी हम मैथ वाले तरीके से पढ़े, आपने भी नहीं किया, आपका फर्स्ट डे भी नहीं है। मतलब इतना सा होमवर्क कैसे भूल सकता है कोई। हाँ जी, हाँ एंड पे आके मामला फंस गया, ठीक है। हाँ अभी मैं सारी बोर्ड पे करूँगा, मैं असल में देखना बस ये है। हाँ जी, ये वाले भाई को मैंड पे देखता हूँ। ट्राई किया, पता नहीं सही है यहाँ। ट्राई किया है, चले कम से कम आपने कोशिश। ये फिगर्स कहाँ से आई हैं, कैलकुलेटर पर ज़बानी? नहीं क्या वो उससे मैंने टोटल कॉस्ट से किया। हाँ टोटल कॉस्ट। अच्छा, और फिर आपने ऊपर दिखाया है, हाँ जी। तो उसको कैसे पता लगेगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ से उठ के आ रही है? वर्किंग का नंबर सर ये हाँ है ना, तो ये इनके कोई नंबर शंबर वगैरह, ठीक। मटेरियल के आगे मटेरियल, हाँ लेबर के आगे लेबर, तो ये ये भी सारी सही। हेडिंग्स। बस कई दफ़ा उनको एक नंबर एलोकेट कर देना, वर्किंग 1 2 3 लिंक हो जाता है, तो एग्जामिनर के पास टाइम थोड़ी होता ज़्यादा। ठीक हो गई, रिप्लेस का मतलब ये कि दोनों को रिप्लेस करना है। हाँ नहीं, स्किल्ड लेबर में से 40% रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह सेमी स्किल्ड, यानी कि उसका वो 60% रह जाएगा। वो वाले लेबर उधर वो वाले नहीं, इसका मतलब है उतनों को इनसे रिप्लेस कर दे। मैंने इस तरह करके हाँ लेकिन वो स्किल्ड वाले से सेमी स्किल्ड वाला काम करवाने का तो फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है जी, काफ़ी सारे 1.1 और ठीक है, डिवाइड हुआ है ना 0.99, ठीक है जी। ये परसेंटेज के अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1। हाँ 1.1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप एब्सेंट थे, एडिशनल वो वेस्टेज वाला पॉइंट, एक एक करके अब सारे पॉइंट सामने आएंगे। आपका पहला दिन तो नहीं, 2 दिन से नहीं आ रहे थे, तो आपकी तो दुनिया ही बदल गई। हम तो पीछे से पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मकसद सिर्फ अटेम्प्ट करना था कि एटलीस्ट यहाँ तक मैं देख चुका था। ये वाले भाई टारगेट पे सर मैंने आधा किया है। आधा किया है, उन्होंने कहा जितना मेरे से हौसले से हो रहा था। नहीं सर, मैंने काम चोरी में आधा किया है। अच्छा, ये एक टिपिकल प्रॉब्लम भाईजान, मेहनती बंदा सीए कर लेता है, इंटेलिजेंट नहीं करता, पता है, क्योंकि मेहनती होता है, तो जो तेज़ होते हैं ना वो सुस्त भी होते हैं, तो वो मुशक्क़त जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश करिए जितना हो सके उतना किया, एडजस्टमेंट ये वाली भी करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप अभी साथ साथ लिखना शुरू हुए? नहीं सर, अच्छा कल से, चले बेहतर है। अभी असल में आधी इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ चीज़ें वो सेमी स्किल्ड की वर्किंग उस तरह से नहीं है। सर ये थर्ड पॉइंट। हाँ ख़वातीन जितनी समझ आई है उतना की है। कहीं मैंने ये बता के डरा तो नहीं दिया था कि आईकेएफ का सवाल है? मैं वैसे कह देता कि मैंने बड़ी प्यारी सी वर्किंग बनाई हुई है, ज़रा आप इसको ट्राई करें, तब भी ऐसे ही होता। ठीक है, ठीक है जी। मार्जिन को मार्कअप में आपने कन्वर्ट किया 2%। ठीक, सही है। आप सारे अपने अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। सेमी स्किल्ड की वर्किंग का है, जितना हो रहा था कर दिया, ठीक है जी। जी पहले दिन ये एक्सपेक्ट करना कि आप लोग बहुत परफेक्टली करेंगे, ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिसने सिरे से कोशिश नहीं की वो आज भी बस एम ही जो है ना वो, लेकिन जिसने कोशिश करके किसी पॉइंट पे अटका, अब वो पॉइंट अगर समझ आएगा तो बात ज़रा अच्छी चल रही होगी। 2 तरीके हो सकते हैं, एक ये कि हम ये सारे लाइन आइटम्स यहाँ पे लिख दें और जो उसमें उन्होंने थोड़ी सी नई वैरायटियाँ बताई हैं उसका एक नया लाइन आइटम ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मटेरियल में अब 2 कैटेगरीज आ गई, तो एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी और एक नई कैटेगरी का आइटम ऐड कर दें। फिर स्किल्ड लेबर की सेमी स्किल्ड लेबर में कन्वर्जन वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर भी हम लाइंस बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारे एरियाज़ के यहाँ नाम लिखें और आगे उनके लिख दें वर्किंग 1 2 3 4 5,
और फिर अपनी वर्किंग में जाके जितना कचरा मचाना है मचाते रहे। एक तरीका ये होता है कि आप फेस को साफ रखते हैं, फेस पे आप अपनी ये सारे लाइन आइटम्स बना के लिख दिया और हर लाइन आइटम फॉर एग्जांपल मटेरियल ओल्ड वाला उसके आगे लिख दिया W1 वर्किंग 1। अब वर्किंग 1 में उसके साथ जो खेलना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वहाँ से एक जवाब आएगा, वो जवाब उठा के यहाँ पे लिख देना है, एक तरीका। और अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट है और 2-3 परसेंटेजेस आप एक गो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मटेरियल लिखा, आगे ब्रैकेट में वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की और आगे करके जवाब लिख दिया। तो कई तरीके हो सकते हैं। शुरू करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि सवाल ने जिस यूनिट में दिया है डाटा, आपका ज़्यादा डाटा ₹000 में मौजूद है। तो सबसे सेफेस्ट ये है कि हम सॉल्यूशन को भी ₹000 में ले जाएं। 2-3 चीज़ें जो हमने वर्किंग से निकाली हो उसको फिर वो उस मेन डाटा में लिखते हुए थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लें, बजाय इसके कि हर वैल्यू पकड़ें, पहले उसके साथ 3 0 ऐड करें, फिर सारी वर्किंग करें और फिर उसको दोबारा लिखते हुए सोचें कि अब हमने इसको राउंड करना है, नहीं करना, इसको कितने में दिखाएं, पूरा दिखाएं। तो उससे बेहतर ये है कि सवाल का मैक्सिमम डाटा जिस लेवल पे राउंड हुआ हुआ है उस लेवल पे सवाल को किया जाए। देखते हैं कॉस्ट में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि तकरीबन हर लाइन आइटम दूसरे से तकरीबन फ़र्क होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समटाइम क्या होता है कि एक जगह से वैल्यू आएगी तो आप आगे चल सकेंगे, वरना आगे नहीं चल सकेंगे। इसमें चूंकि कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में फिक्स्ड हैं, वेरिएबल हैं, तो सम टाइम अगर आप एक जगह पे अटके हैं तो उससे पूरा सवाल ख़राब नहीं होगा। जिधर अटक गए कोई बात नहीं, वहाँ पे एक एज्यूम्ड अमाउंट शुरू में लिख दी, सवाल को आगे कर लिया। अगर पेपर में एंड पे टाइम बचा तो आके उस वाली वर्किंग को दोबारा करने की कोशिश कर ली, और एंड पे तो हमेशा मार्जिन होता है। अब आप कहेंगे सर सामने इतनी जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपने सवाल को ख़त्म किया होगा तो एंड पे भी थोड़ी सी जगह बच गई होगी। उस वाली चीज़ जो लाइन आइटम नंबर 2 आपने बाद में किया, उसके आगे लिख दे वर्किंग नंबर फॉर एग्जांपल 8, अगर आपने 7 तक की थी, और वर्किंग नंबर 8 में जाके वो सारी चीज़ें करके और बस एंड पे जो आपने एज्यूम वैल्यू लिखी थी उसे क्रॉस करके वहाँ ये वाली वैल्यू लिख दें जो आपकी वर्किंग से आ रही है। तो एग्जामिनर को ये नहीं पता लगेगा कि शुरू में आप एज्यूम करके आगे भाग गए थे, उसको लगेगा कि लिखते हुए पहले गलती हुई होगी, फिर उस बच्चे ने क्रॉस करके सही अमाउंट लिख दी जो वर्किंग से आ रही थी। तो अच्छी बात ये है कि आप जिस जगह फंसें, जैसे यहाँ सेमी स्किल्ड वॉज अ थिंग जिस पे फंसा जा सकता है, तो उसके बगैर अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर तक पहुँचा जा सकता था। तो सम टाइम अगर एक वर्किंग फंस रही है, अटक रही है, तो आप फॉर द टाइमिंग उसे भुला के बाकी सारा काम करते चले जाएं और वहाँ पे कोई एज्यूम वैल्यू लिख लें, और बाद में मौका मिले तो ज़रा उसको अच्छी तरह से थॉट अपॉन कर लें कि वो क्या है। करें फिर परसेंटेजेस के साथ। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? कंपनी सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना चाहती है। तो सवाल ये नहीं था कि प्रॉफिट कितना होगा, सवाल ये था कि अगर सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी। इसका मतलब है मैंने सारी कॉस्ट पकड़नी है, फिर मार्जिन मार्कअप वगैरह का आपस में जो ताल्लुक है वो फार्मूले वाला ताल्लुक कर लें, कन्वर्जन वाला ताल्लुक, वो करके मैं सेल्स तक पहुंच जाऊं कि सेल्स कितने रुपए की होनी चाहिए, और उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाए कि पर यूनिट कितने का होना चाहिए। तो इसमें असल रिक्वायरमेंट ये सारे फॉर्मेट को फॉलो करके जीपी निकालने की नहीं है, कॉस्ट निकाल के कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि इसको प्रेजेंट करते हुए हम इसी तरह से करें कि सेल्स में सम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें। शुरू करें, हर चीज़ से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। वो 2 कौन सी चीज़ें हैं जो सवाल की तकरीबन मेजॉरिटी वैल्यूज़ को अफेक्ट कर रही हैं? 2 ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? एक इन्फ्लेशन है जो 10% बढ़ गई है, तो देखिए ना, इन्फ्लेशन मटेरियल पे भी लगेगी, लेबर पे भी, सेमी स्किल्ड लेबर पे भी, ओवरहेड चाहे फिक्स्ड हो, इन्फ्लेशन का मतलब तो महंगाई है, तो किराए भी बढ़ गए होंगे, बिजली भी बढ़ गई होगी, सारा कुछ है। तो सबसे खूबसूरत बात है कि 10% तो सब पे अप्लाई होना है। तो उस 10% को हम सारी कॉस्ट निकालने के बाद एंड पे एक दफ़ा भी इम्पैक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर लगे कि नहीं काम ख़राब ना हो जाए, तो आप उस इन्फ्लेशन को हर लाइन आइटम में भी दिखा सकते हैं। ये चीज़ हमने देख लिया कि चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, बात बराबर ही होती है। दूसरी एक चीज़ जो इम्पैक्ट कर रही है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम 10% से बढ़ गया है, सिवाय फिक्स कॉस्ट की हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है।
एक आसान काम ये हो सकता है कि हम एग्जिस्टिंग वॉल्यूम के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करके और एंड पे कहें क्योंकि 10% प्रोडक्शन बढ़ गई है तो ये सारी कॉस्ट 110% हो जाएगी सिवाय फिक्स कॉस्ट के। तो कई तरीके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ज़्यादातर कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप सवाल को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग सवाल को ऐसे शुरू करेंगे कि पहले एक एक चीज़ की वैल्यू निकालते गए और एंड पे सारी चीज़ें लिख दी। कुछ इस तरह से करेंगे कि शुरू में एक फॉर्मेट बना दिया और आगे से वैल्यूज़ लेके आए। अच्छी बात यह है कि आप शुरू में जवाब उन्हें दिखाएं, वो ऐसा ना हो कि वो आपका सवाल ओपन करें और वर्किंग्स में ही उलझना शुरू हो जाए। वर्किंग आपने सपोर्ट के लिए की थी लेकिन अल्टीमेटली उनको चाहिए फाइनल जवाब, तो आपका जवाब अगर ऊपर है और वर्किंग्स नीचे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने देखा कि अक्सर लोगों ने वर्किंग्स बनाई हैं लेकिन वर्किंग के साथ रेफ़र नहीं किया। आप ऐसा कर सकते हैं, मटेरियल लिखा, W1 लिखा और फिर अगले सफ़े पे आके आपने W1 आपने पूरा सफ़ा रख दिया है अपने फॉर्मेट को सीधा करने के लिए। कोई क्रॉसिंग वगैरह हो गई तो नीचे तक मार्जिन होगा। नेक्स्ट पेज से आपने वर्किंग शुरू कर दी। W1 का मतलब है मटेरियल, मटेरियल लिख के मटेरियल के ऊपर जितना भी आपने वो काम करना था वो आपने कर लिया। क्लियर? मैं एक लाइन आइटम में सारी परसेंटेजेस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन जहाँ मैं फंस जाऊँगा वहाँ मैं वर्किंग की तरफ चला जाऊँगा। और कहाँ फंसना बनता है मेरा? सेमी स्केल, क्योंकि सेमी स्केल और स्केल में से कुछ कन्वर्जन इधर उधर होके और उसके साथ कुछ नई वैरायटी होनी है तो वो शायद एक लाइन में लिखना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाए। शुरू करते हैं जी। ये डाटा मौजूद है, चाहूँ तो मैं यूनिट्स और प्राइस में इसको तोड़ लूँ और चाहूँ तो मैं टोटल अमाउंट पकड़ के इसके साथ ही खेलना शुरू कर दूँ। मटेरियल है 22.5 मिलियन का। मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? नंबर 1, एक तो 10% वॉल्यूम बढ़ा है। एक इन्फॉर्मेशन, अगर ये पेपर होता तो मैं इस पर ऐसे करके अंडरलाइन कर देता कि 10% एक तो ये बढ़ा है। दूसरा, 60% आपने किसी और से ख़रीदना है और 40% पुराना वाला ख़रीदना है। तो जो 60% है वो ज़रा ज़्यादा तकलीफ़देह सी चीज़ लग रही है लेकिन जो 40% है वो तो तकलीफ़देह नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, मटेरियल एग्जिस्टिंग सप्लायर, एग्जिस्टिंग सप्लायर से आप कितना खरीद रहे हैं? 40%, जबकि आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम भी 10% बढ़ने लगा है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम ने सिवाय फिक्स ओवरहेड से बाकी सबसे मल्टीप्लाई होना है, इन्फ्लेशन ने भी सबसे मल्टीप्लाई होना है। इन्फ्लेशन का क्या आपका फाइनल फैसला है? एंड पे सारे के साथ एक दफ़ा लगा दें क्योंकि उसमें तो फिक्स्ड और वेरिएबल का फ़र्क भी कोई नहीं है। तो चलो अब इन्फ्लेशन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, एंड पे याद रखेंगे। तो कम से कम पेपर में ऐसा ना हो कि आपको बाद में भूल जाए, तो आप इन्फ्लेशन को ऐसे 2-3 दफ़ा गुलदारा लगा दीजिएगा क्वेश्चन पेपर पे ताकि याद रहे कि ये मैंने सवाल के एंड पे इसको देखना है। तो इन्फ्लेशन में एंड पे ले गया हूँ। प्रोडक्शन वॉल्यूम वाली चीज़ हम हर जगह लगा लेते हैं। मटेरियल 22.5 मिलियन का था और 10% प्रोडक्शन बढ़ी है और 40% हम एग्जिस्टिंग रेट पे एग्जिस्टिंग बंदे से ही ले रहे हैं, 60% नए से ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 22.5 मिलियन, एक काम कर देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ रुपीज़ इन वो वाला यूनिट जो कि यहाँ ज़्यादातर इंफॉर्मेशन में है, उससे मुझे बार बार कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। सवाल में अगर 2-3 तरह के हो ना, कुछ पूरी अमाउंट्स हो कुछ राउंड हुई हुई हैं, तो देखेंगे ज़्यादातर अमाउंट्स राउंड हुई हुई हैं या ज़्यादातर, तो जिसमें ज़्यादातर डाटा मौजूद है उसमें चलेंगे तो कम से कम तकलीफ होगी। मटेरियल 22.5 मिलियन का था तो एग्जिस्टिंग सप्लायर से, अभी मैं वो आगे वाले 3 जीरो नहीं लिखे, एग्जिस्टिंग सप्लायर से इसका कितने % लेना है हमने? 40। कोई और वेरिएबल है जो इसमें ऐड होना है? प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% बढ़ गया तो 1.1 और 40% के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.40। क्या जवाब आया जी? 9900। और आप लोग मुझे बता रहे हैं रुपीज़ इन 000 में, ऐसे ही है 9900। अब हौसला हो गया, आसान वाली चीज़ कर ली।
अब दूसरे वाले भाई साहब का नाम लिख देते हैं, न्यू सप्लायर। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन एक बात तो हमें पता है ना कि ये 22,500 का 1.1 जो इंक्रीज वर्जन है उसका 60% है। यहां तक तो इंफॉर्मेशन सीधी है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 60% आप खरीदेंगे एसोसिएटेड कंपनी से जिसने एक बल्क डिस्काउंट दे दिया है। अगली इंफॉर्मेशन को साइड पे करते हैं। इस वक्त उसने क्या दे दिया हमें, बल्क डिस्काउंट 5% का। तो इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट माइनस होने से कितना परसेंट बच जाएगा, 95। तो अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.95 से। जब आपके हाथ में कागज़ हो ना, तो जो लाइन आप देखते जाएं, जिसका इम्पैक्ट लेते गए हैं, उसको क्रॉस करते जाएं कि हाँ ठीक है ये इन्फॉर्मेशन मैंने ओके कर दी। अगर आपको क्रॉस लगाने से डर लग रहा है, उसको अंडरलाइन कर दें या उस पर ऐसे छोटा सा एक टिक लगा दें ताकि आपको याद रहे कि ये इन्फॉर्मेशन कंसिडर। बार बार सारी इन्फॉर्मेशन ना दोबारा पढ़ें, सिर्फ काम काम की इन्फॉर्मेशन पढ़ें। ये कितनी मज़े की बात है कि मैं जिस लाइन आइटम में हूँ उसका लेबर शेबर बाकी किसी से ताल्लुक़ नहीं है। जो कचरा होना है वो यही होना है। 95% इस पे बात समझ आ रही है। एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। उन्होंने कहा है कि ये मटेरियल जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 1% वेस्ट भी होता है, यानी 1% लॉस है। हम खरीदते ज़्यादा होंगे, 1% लॉस के बाद जो बच जाता होगा उतने से हम प्रोड्यूस करते होंगे। अब सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि ये इनपुट पे है या आउटपुट पे। तो हमारी नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है, इनपुट। तो इसका मतलब है कुछ हमने ख़रीदा होगा जिससे 0.99 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो जवाब आया होगा। तो अगर मुझे यहाँ से वो बड़ी अमाउंट निकालनी है जो मुझे असल में ख़रीदनी है तो मैं डिवाइड करूँगा। कल वाली बातें याद है कि अगर हमने ये देखना है कि कितना ख़रीदें या इनपुट कितना हो तो हम डिवाइड कर रहे थे, और अगर हम आउटपुट देख रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 0.99 इनपुट को 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा, ऐसे ही है। तो अगर हमने इनपुट निकालना है, आउटपुट को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आउटपुट है। हमें इतना माल चाहिए, इसको डिवाइड करना है किससे, 0.9। बात समझ आ रही है। तो यहाँ मैं इसको यूं करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके 0.99 या डिवाइडेड बाय 0.99, जिस तरह से मैं इजी हूँ। इस लाइन को ज़रा मल्टीप्लाई करें जी, 14250। नहीं जी, आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर भी कवर हो गया, नया सप्लायर भी कवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चले। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर है 10 मिलियन की। रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। जी, स्किल्ड लेबर का 40% रिप्लेस कर दें और उसकी जगह ज़रा थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग ले आए, तो स्किल्ड लेबर पर बच कितनी जाएगी, 60%। तो एक काम करते हैं, अभी देख, ये लोग जो वहाँ जाएंगे या जो सेमी स्किल्ड लोग आएंगे उनको बाद में देख लेते हैं। जो स्किल्ड हैं वो कितने बच गए, 60% स्किल्ड लेबर। एग्जिस्टिंग लेवल कितना है, 10 मिलियन, और प्रोडक्शन वाला इंक्रीज सबके साथ लग रहा है। एग्जिस्टिंग अगर और कुछ ना हुआ होता तो एग्जिस्टिंग सिर्फ 10% बढ़ जाती नए प्रोडक्शन की वजह से, और उसमें से 40% हमने साइड पे ले जानी है, तो कितनी बच गई, 60%। तो ये 0.6 क्या आया जवाब, 6600। सेमी स्केल्ड आया, छोड़ देते, 2 नंबर कट जाएंगे, खैर है।
2-3 नंबर पे 15 मिनट क्यों लगाएं जी? सर हर जगह से अगर नंबर कट गए तो फिर बचेगा क्या? नंबर माइनस हो गए और हमने टाइम बचा लिया। कहने का मतलब है कि अगर आप पेपर में आए हैं ना और आप एक जगह पे इस लाइन को बार बार देख के ना दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, तो बेहतर है कि एक दफ़ा हम बाकी सवालों में से आसान आसान नंबर लेते हुए एंड पे जब हमने करना ही कचरा होता है, वो जो आखिरी 15-20 मिनट में पता नहीं क्या क्या करी जा रहे होते हैं, तो इस वक्त आके इसके साथ कुछ कर लेंगे, हो सकता है इसमें से कोई आधे नंबर मिल जाए। कहने का मतलब है कि पेपर में यू विल एनकाउंटर अ सिचुएशन कि किसी भी सवाल में एक एडजस्टमेंट पे आप बहुत गंदा फंस जाएंगे। उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, उसकी वर्किंग नहीं समझ आ रही होगी, उसको यूँ सोचते होंगे कुछ और जवाब निकलता होगा, यूँ सोचते होंगे। उस जगह पे ब्लॉक होने के बजाय यहाँ मैं लिखूँ सेमी स्किल्ड, और सेमी स्किल्ड की भी क्या वैल्यू है, 5 मिलियन के आसपास है, तो मैं कहूँ कुछ बढ़ भी रही है 30-40%, तो मैं खुद ही से कर दूँ अच्छा चलो जी ये कोई 7,200, और अपने तौर पे मुझे पता हो कि मैंने यहाँ फनकारी लगाई हुई है, और अगली लाइन शुरू कर लूँ, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, पुट करता जाऊँ, सारे काम करता जाऊँ, एंड पे मार्कअप, मार्जिन, फाइनल रिजल्ट निकालूँ। मज़े की बात है, अगर यहाँ 8,000 आता तो मेरी सेलिंग प्राइस डिफरेंट निकलती, 7,000 आता तो डिफरेंट निकलती। आपको पता है दोनों दफ़ा नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा यहाँ 8 का 6 लिखने पे नंबर कटा और अगली दफ़ा सेलिंग प्राइस गलत निकालने पे नंबर कटा। सेलिंग प्राइस अगर आपने उसका तरीका, फार्मूला, मल्टीप्लाई सही से किया है तो उसने नंबर नहीं काटना। एग्जामिनर कहेगा यार बेचारा बच्चा एक अमाउंट गलत लिख गया, तो आखिरी अमाउंट भी गलत निकली, लेकिन आपके स्टेप, आपकी कैलकुलेशन के आपको नंबर मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपने कुछ जगह पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जहाँ पे अटक गए हैं कोई बात नहीं, आप उसकी कोई एज्यूम वैल्यू लेके कहानी आगे बढ़ाएं, सवाल ख़त्म करें, अगला सवाल उठाएं। लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं भाग सकता, तो मैं कराता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बीच में इस तरह से भाग सकते हैं, और फिर जब टाइम मिले तो फिर ज़रा मजबूत ताकत के साथ उस सवाल पे दोबारा अटैक करें। अब आपने यहाँ अमाउंट लिख दी होगी पहले से ही, तो ठीक है, आगे कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे जो सेमी स्केल लिखा होगा, आखिरी 15-20 मिनट पेपर में बचे, आप वापस आए, आपने एक जहाँ सवाल ही ख़त्म हो रहा था उसके एंड पे जाके एक वर्किंग लिखी, सेमी स्केल करते 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 अब जब सही अमाउंट निकली ना, आपने कहा हाँ अब वाकई ये समझ आ रही है, तो इधर आके सेमी स्केल के आगे वर्किंग नंबर 8 जो भी थी उसका रेफ़र किया, यहाँ आपकी एज्यूम वैल्यू पे ऐसे एक लाइन लगाई और अपनी नई वैल्यू लिख दी। कटिंग का कोई नंबर नहीं कटता, और कटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा ब्लैंको फेरें या बिल्कुल एक एक लाइन को ऐसे 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 करके, एक ऐसे करके लाइन लगा दी मीन्स आपने कट कर दिया है। उन्हें पता होता है कि अक्सर बच्चे लिख रहे होते हैं तो कई दफ़ा कैलकुलेशन पे जो जवाब आया होता है लिखते हुए गलती हो गई होती है, कई दफ़ा अमाउंट कोई और गलती से लिख देते हैं, तो दिस हैपन्स कि कुछ जगह कटिंग हो जाएगी। तो परफेक्ट नहीं करना हमने बहुत अच्छा करना है, परफेक्ट नहीं करना। आते हैं जी सेमी स्किल्ड। इतनी तकरीर के बाद भी अगर करना ही था, छोटी सी बात बस आपको बताने के लिए कि आपने 40% की जगह सेमी स्किल्ड हम ले जाएं, और सेमी स्किल्ड वालों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि वो जो ऊपर से स्किल्ड वालों का 40% टाइम निकाला और सेमी स्किल्ड वालों से कहा, तो सेमी स्किल्ड को कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। कुछ काम ऑलरेडी तो कर रहे हैं, तो वो लिख सकता हूँ, या ज़िंदगी आसान कर लूँ, या सेमी स्किल्ड में 2 कैटेगरीज बना दूँ, एग्जिस्टिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू वन। और अगर यहाँ मुझे लग रहा है कि कचरा ज़्यादा हो जाएगा, लिख दूँ वर्किंग 1, मैंने अभी तक कोई वर्किंग नहीं बनाई, और यहाँ पे हेडिंग दे दूँ वर्किंग 1 सेमी स्किल्ड, और उधर नीचे तक जितना मर्जी लिखना है, जो मर्जी बखेड़ा फैलाना है फैला दूँ। वर्किंग में जितना मर्जी कचरा हो, बस एंड पे मैं सही अमाउंट तक पहुँच जाऊँ। तो डेमोक्रेसी क्या कहते हैं आप? वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 1 सेमी स्किल्ड लेबर। और इसमें भी आसान क्या है, देखें, जैसे मटेरियल में हमने क्या काम किया कि जो सीधा सीधा चला आ रहा है उसको तो पहले पकड़ लेना, फिर जो नई वैरायटी उसे बाद में देखेंगे। तो सेमी स्किल्ड में सबसे आसान चीज़ क्या है?
जो एग्जिस्टिंग अभी तक ये लोग जो काम कर रहे हैं इन्होंने तो नहीं भाग गए ना, वो तो हमने ऊपर वालों का काम छोड़वा के वो सेमी स्किल्ड वालों को दिया। ये उसको समझ आ रही है जिसने घर जाके सवाल को देखा है और टक्कर ज़रूर मारी है। जिसने सवाल देखा ही नहीं उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सेमी स्किल्ड, एग्जिस्टिंग सेमी स्किल्ड कितनी है जी? 5 मिलियन। और लेबर के साथ इस हरकत के अलावा और कोई हरकत हुई है? क्या लेबर का रेट बढ़ा है? नहीं। क्या क्वांटिटी बढ़ी है? क्वांटिटी बढ़ी है क्योंकि प्रोडक्शन 10% बढ़ गई है, और कुछ भी नहीं हुआ। जिंदगी आसान। एग्जिस्टिंग $5 मिलियन है, 5 मिलियन इंटू 1.1, तो जवाब आ गया आपका। हाँ जी, यहाँ भी लिख दूँ रुपीज़ इन 000 बजाय इसके कि यहाँ कुछ और वेरिएबल है, फिर कन्वर्ट करते हुए मैं उसी वेरिएबल में चलूँ जो हमारा चल रहा है। एग्जिस्टिंग तो आसान हो गया। अब सुकून से पढ़ते हैं वो क्या कह रहे हैं। स्किल्ड लेबर का 40% रिप्लेस करते हैं सेमी स्किल्ड से। स्किल्ड लेबर ने घंटे कितने लगाए हैं? 80,000। तो ये घंटे हम अलग से निकालें और वहाँ लिख दें तो एग्जामिनर कहेगा ये कहाँ से आ गए। तो वो हम यहाँ पे अपनी वर्किंग में, जब हम वर्किंग में कचरा कर ही रहे हैं तो हम कह देते हैं आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर रिप्लेस्ड। स्किल्ड लेबर के कितने आवर्स? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125। प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। अगर हम ये रिप्लेसमेंट ना करते तो भी हमारी जो स्किल्ड लेबर है वो 10% एक्स्ट्रा काम कर रही होती। तो हमारे आवर्स स्किल्ड लेबर के जो रिप्लेस हुए हैं वो इतने हैं। ये बात समझ आई? जब मटेरियल हमारा 10% बढ़ रहा है, लेबर भी 10% बढ़ रही है। ये जो स्किल्ड वाले थे इनको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया था कि स्किल्ड वालों के आवर्स 10% बढ़ जाएंगे। तो जो रिप्लेस हुए हैं, जो 40% जो रह गए हैं वो भी बढ़ने थे। तो ये जो टोटल आवर्स हमारे 10 मिलियन कॉस्ट थी, 125 एक आवर की कॉस्ट थी। तो यहाँ से वो आवर्स पता लगेंगे जो टोटल थे, 1.1 से इजाफी पता लगेगा। और क्या ये सारे के सारे रिप्लेस हुए थे? इसका 40%। तो इसको 0.4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आया जवाब जी? 35.2 थाउजेंड आवर्स इनके रिप्लेस हो रहे हैं। क्या वो लोग भी इतने ही आवर्स में कर रहे हैं? सेमी स्किल्ड वाले भी इतने ही आवर्स में कर रहे हैं जितने आवर्स इनके छुड़वाए? नहीं। सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक कितना मजीद टाइम? इतने ही आवर्स स्किल्ड वाले काम करते हैं तो वो 35,200 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये काम जब हमने थोड़े से कम कंपिटेंट लोगों के हवाले किया तो उन्होंने 30% इजाफी टाइम लगा लिया। इजाफी किससे मल्टीप्लाई करो? 1.3। कितना आ गया? 45,760 आवर्स। सेमी स्किल्ड का रेट क्या है? 100। तो इसको जब हम ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। हाँ जी, 4576। एक अमाउंट ये आ गई। तो अब नीचे लिख दें कि टोटल कॉस्ट, और उसमें दोनों को ऐड करके दिखा दें 5500 प्लस 4576।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एक टैब एक्स्ट्रा बना दें, ये जो ये बनाए इसको राइट पे दिखा दें, ये सारी वर्किंग करके इसका जो जवाब है ये भी फुल राइट पे दिखा दें और उन दो को ऐड करके नीचे ग्रैंड टोटल दिखा दें। डिपेंड करता है आपके पास जगह कितनी है, मेरे पास जगह कम थी, पेज पे भी कई दफ़ा जी जगह का काफ़ी इशू है क्योंकि वो शीट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती। ये इस तरह की वर्किंग तकरीबन पूरा सफ़ा खा लेती है, लेकिन उस तरह की वर्किंग ना तकरीबन हाफ पेज पे हो रही होती है, तो राइट साइड पे जाने का मार्जिन नॉर्मली निकल आता है। हाँ जी, तो क्या कॉस्ट निकली 9,100,000। वाज़ेह रहे कि ये सारी बातें आप बता रहे हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जो लिखा हुआ वही कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। क्या लिखें यहाँ इसके आगे W1, ताकि एग्जामिनर हर चीज़ को देखे कि उसकी वर्किंग सामने नज़र आ रही है। इसके आगे W1 हो, आगे पढ़ने से पहले एक दफ़ा अगले सफ़े पे जाके W1 को मोटा मोटा देखे, उसको जवाब पहले से पता होगा। अगर तो जवाब वही निकला हुआ है तो शायद वर्किंग की गहराई में ना उतरे, और अगर जवाब थोड़ा सा फ़र्क निकला है जो उसके पास जवाब आ रहा है तो वो थोड़ा सा देखेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ओहो ये 1.1 से इसने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसे पता लग जाएगा कि वर्किंग में गड़बड़ हो गई। वर्किंग के अगर 2 नंबर थे तो शायद 1 नंबर आपको दे दे। अमाउंट यहाँ लिखने का 0 नंबर होता है। आप लोगों को हम पास पेपर की किताब देंगे तो उस किताब में हमने क्या किया, ICAP के जितने भी पास पेपर्स हैं 2 अटैम्प्ट छोड़ के जिनको हम मॉक के तौर पे करते हैं, उनके सॉल्यूशन, उसमें से जिसके एग्जामिनर कमेंट थे कि एग्जामिनर ने गम और गुस्से का इजहार किस किस चीज़ पे किया वो, और जहाँ जहाँ ICAP ने मार्किंग स्कीम दी, ICAP ने कुछ चंद अटैम्प्ट्स पीछे मार्किंग स्कीम देना शुरू की है कि वो एक सवाल में बताता है कि हमने किस चीज़ के कितने नंबर रखे थे। तो आपको बताता है फलाना वर्किंग फलाना वर्किंग फलाना वर्किंग के इतने नंबर थे। टोटल करने के अक्सर नंबर नहीं होते, जवाब सही लिखने के कोई नंबर नहीं होते। वर्किंग के अंदर चीज़ें जो दिखाई हैं या ये जो आपने इसको ये वर्किंग कहते हैं। अब आप ये इसको यूं करके दिखाएं या इसको यूं करके दिखाएं, वर्किंग के स्टेप नंबर है जी। सर एक अमाउंट के साथ ना 2, 3, 4 वेरिएबल्स ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सर कोई एक आध गलत मल्टीप्लाई करता है, बाकी 2, 3 ठीक हैं, ठीक है, बस उससे एक ही वो जाहिर है। देखिए अगर आप अभी भी देखें तो मैंने उस वर्किंग में 1.1 की गलती आइडेंटिफाई करके मैंने आपसे क्या कहा कि 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। वो इतने जालिम नहीं है कि वो सब कुछ ही उड़ा दे। आपने अगर स्टेप्स लगाए और एक आध वेरिएबल उस टाइम पे नहीं क्लिक हुआ तो वो उतने के ही नंबर काटेंगे, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि टोटल कॉस्ट निकाली वो भी गलत निकली, एक और नंबर गया, फिर GP निकाला वो भी गलत निकला, मार्जिन निकाला वो भी गलत निकला, नई सेलिंग प्राइस निकाली वो भी गलत निकली, तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं। इस तरह से नंबर नहीं कटते। मार्किंग स्कीम में स्टेप्स के नंबर वो दे रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो बुक देंगे ना तो उसमें आपने कोई भी सवाल करने के बाद अगर उसकी मार्किंग स्कीम मौजूद हो तो देखना है कि एग्जामिनर ने किस किस चीज़ को कितने कितने एलोकेट किए, ताकि कोई भी सवाल करते हुए आपको पता हो कि हमने किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है जी। जैसे आपने ये लेबर रोल्स जो कंप्लीट है 10,000 जी जी उनको पहले 10% बढ़ाया फिर एलोकेट किया, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000 का पहले 40% एलोकेट कर दें फिर उसको 10% बढ़ा दें, जैसे आपने इधर प्राइस सेम बात सेम है, तकरीबन सेम है। आपको याद होगा मैंने इसीलिए ना वो एक एग्जांपल कराई थी कि पहले सेल्स टैक्स लगाएं या डिस्काउंट दें। तो हम पहले डिस्काउंट दे के सेल्स टैक्स लगा रहे थे या पहले सेल्स टैक्स लगा के डिस्काउंट दे रहे थे, बात बराबर थी। तो आप अगर पहले आर्स निकालें, आर्स का 40% ले लें, इतना आ गया, उसमें 10% इजाफा डाल दें, तो ये बेसिकली 0.4 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.1 बाद में। लेकिन एसोसिएशन का रूल मैथ में ये कहता है कि मल्टीप्लाई करते हुए आप आगे पीछे वैल्यूज़ आगे पीछे कर दें, जवाब सेम आना है। तो आप जिस मर्जी तरतीब से लिख दें, आप ये चीज़ पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें। इवन मैंने तो यहाँ तक आपको कहा कि हम एक काम करते हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट पकड़ते हैं, उस पर इकट्ठा ही 1.1 मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी 1.1 हो रहे हैं ना, तो हमें हर जगह डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पे भी इकट्ठे 1.1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन्फ्लेशन तो फिक्स कॉस्ट पे भी है, तो वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम एंड पे लगाएंगे जी। सर इंग्लिश के थोड़ा मसला आ रहा है वो पॉइंट 3 में। सर वो कह रहे हैं कि स्किल्ड लेबर जो है वो 30% एक्स्ट्रा टाइम लेगी, सेमी स्किल सॉरी, वो एक्स्ट्रा टाइम लेगी स्किल्ड लेबर का काम करने में।
रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। एक काम करते हैं, फ़र्ज़ करें ये इस तरफ स्किल्ड लोग हैं और इस तरफ सेमी स्किल्ड लोग हैं, ठीक है। हमने कहा इनमें से 40% को रिप्लेस कर देते हैं हम कुछ सेमी स्किल्ड लोगों को ऐड करके। इधर से 4 बंदे हमने साइड पे कर दिए और यहाँ से 4 बंदे इधर बिठा दिए, तो हमें पता लगा कि 4 तो सुस्त बंदे हैं। सेमी स्किल्ड लेबर उसी काम को करने में 30% ज़्यादा टाइम लेंगे। आसान अल्फाज में मुझे 30% ज़्यादा लेबर चाहिए। किस कैटेगरी की? सेमी स्किल्ड। अगर स्किल्ड होता तो उतनी ही चाहिए थी, स्किल्ड होता तो मुझे इतनी चाहिए थी उसी काम को करने के लिए। लेकिन चूंकि अब सेमी स्किल्ड है तो वो 30% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मुझे इतने आवर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर के 35,000 आवर्स चाहिए थे और सेमी स्किल्ड के, तो अब उन्होंने दोबारा देखते हैं, उन्होंने कहा स्किल्ड लेबर का 40% रिप्लेस कर दें सेमी स्किल्ड लेबर से। 40% स्किल्ड वालों को साइड पे कर दें और वो काम हम करवाएंगे सेमी स्किल्ड से। लेकिन सेमी स्किल्ड वालों का एक प्रॉब्लम है, सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू वर्क ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का उतना ही काम यानी कि 35,000 घंटों का जो काम है, ये सेमी स्किल्ड वाले उसमें 30% इजाफी टाइम लेंगे। अब ये स्किल्ड के हमने आवर्स निकाले, हम कहते हैं स्किल्ड होता तो इतने आवर्स बनते। मैंने क्या किया है, स्किल्ड 10 मिलियन कॉस्ट थी, स्किल का रेट कितना था 125, मैंने डिवाइड किया, जवाब आता है 80,000। 80,000 आवर्स स्किल्ड के लगने थे। सिर्फ 80 नहीं लगने थे, 10% प्रोडक्शन भी तो बढ़ी है, 88,000 आवर्स लगने थे। उसमें से 40% जो आवर्स हम माइनस करने लगे हैं वो इतने बनने थे। तो हमें पता लग गया कि 35,200 आवर्स हमें स्किल्ड लेबर के हम साइड पे कर रहे हैं, तो उसकी जगह कैसे लेके आ रहे हैं सेमी स्किल्ड। तो क्या सेमी स्किल्ड भी 35,200 घंटे में काम करेंगे? नहीं, वो 30% इजाफे में करेंगे। तो अब ये आवर्स निकल आए सेमी स्किल्ड वालों के, ऊपर थे स्किल्ड वालों के आवर्स। ये बात समझ आ रही है? सेमी स्किल्ड के आगे ये हमने अमाउंट लिख दी। कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए जी? 40% कन्वर्ट हो गए। तो अगर हम पीस के साथ चले तो एक लाइन में नहीं हो जाएगा? अगर हम पीस के साथ चले एक लाइन में हो सकता है। मैंने आवाम से पहले पूछा था कि उधर वर्किंग में जाएं या यहाँ खेल जाएं, वो भी ठीक है। यस, मतलब इफ़ यू आर मच शार्प तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ एक लाइन में किस तरह से हो सकती थी? मैं कहता कि जी सेमी स्किल्ड लेबर इतनी है, मल्टीप्लाई बाय 1.1 इतनी हमें उसके आवर्स चाहिए, प्लस स्किल्ड वाले 10,000 में से उसको 125 से डिवाइड करें, और अगर उसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर उसे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें, और जवाब को अगर 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास यहाँ जवाब आ सकता है। ठीक है, नहीं बताइए 10,000 का स्किल्ड लेबर, ठीक है, 40% कन्वर्ट हो गए, ठीक हो गए, 4,000 जो कन्वर्ट हुए, तो उनका रेट बराबर है 125, ठीक है, और जो सेमी स्किल्ड है उनका बराबर है 100। बिल्कुल ऐसे ही। स्किल्ड वाले 20% ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस कैन हैपन, यस एग्जैक्टली। मतलब अगेन इसमें इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि इनके रेट में कितने % का फ़र्क है। तो आप, ये भाई ने कहा कि हम एक काम करें कि हम ये अमाउंट पकड़ के इसके 40% को उस रेट पे कन्वर्ट कर लें जो कि सेमी स्किल्ड वाला है, उससे भी बात बन जाएगी। तो कई तरीके हैं। नहीं, असल में वो 140 नहीं ना काम कर रही। सेमी स्किल्ड 40% नहीं बढ़ी, स्किल्ड का 40% इधर आया, लेकिन वो इधर आके 40% नहीं रहा, उस 40% का 130% हो गया, तो वो बढ़ गया, वो 52% बन गया। सर ये लेबर तो स्किल्ड ही है, तो फिर इसको स्किल्ड भी क्यों नहीं ऐड किया? मतलब प्लस के बाद वाली लेबर, अगर ये प्लस के बाद वाली जितनी भी आपने लेबर ये ऐड की है, तो सर ये है तो स्किल्ड ही है, थी स्किल्ड, उनका रेट भी वही है। स्किल्ड थी। देखिए, मेरा स्किल्ड पे खर्चा आना था और एक अनस्किल्ड पे आना था। मैंने स्किल्ड वाले बंदे साइड पे कर दिए, स्किल्ड का खर्चा कम हो गया
और उनकी जगह कौन से ऐड कर दिए, सेमी स्किल्ड। तो इसलिए मैंने स्किल्ड को 60% पे ले गया और बकाया 40% इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया। 0.4 कौन सा वाला? जी जी, सर पहले 100% या 40% और इंक्रीज हुए हैं। पहले 100% तो ठीक है, सही है। 40% और इंक्रीज हुए हैं तो 1.4 नहीं, रिप्लेस। असल में देखें, सेमी स्किल्ड इतने थे, स्किल्ड और थे, स्किल्ड में से 40% निकाल के हमने यहाँ एलोकेट करना है। तो पॉइंट ये नहीं है कि सेमी स्किल्ड 40% बढ़ गए हैं, स्किल्ड के 40% हटा के उसकी जगह सेमी स्किल्ड चाहिए, और सेमी स्किल्ड उतने नहीं चाहिए, 30% ज़्यादा चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मूड है मैथ का तो 52%। सेमी स्किल्ड जितनी भी है ना, आपको मज़ीद कितनी चाहिए? उनका 40%। 40% काम 30% मज़ीद ज़्यादा टाइम में होगा, तो 40% इंटू 1.3 52%। तो अगर आप 152% से मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मैथ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि दोनों के टाइम में भी फ़र्क है, दोनों के रेट में भी फ़र्क है, क्योंकि हम जब ये वाली अमाउंट्स पकड़ते हैं तो इसमें रेट और वो मौजूद है। बहुत ज़्यादा परेशान हो पेपर में, हम इसमें तीनों वेरिएबल लिख दें कि पर केजी या पर आर इतना है, और यहाँ नंबर ऑफ आवर्स भी लिख दें, फिर डायरेक्ट हम आर उठाएं और उससे खेला करें, उससे भी ईजी हो जाता है। हाँ जी, सेमी स्किल्ड वाली कैलकुलेशन में अभी भी कन्फ्यूजन है तो बताएं। सेफ ऑप्शन यही था कि हम सेमी स्किल्ड में एग्जिस्टिंग लिखते पहले, उसका 5500 तो साइड पे करते, फिर जो रिप्लेसमेंट वाली है उसकी वर्किंग करते नीचे। तो और कुछ नहीं, तो एक और लाइन आइटम तो सीधा सीधा टिक हो जाता ना हमारा, जो भी कचरा मचना होता उस छोटे से लाइन आइटम में होता। क्या हमने सारी कॉस्ट निकाल ली है? नहीं। ओवरहेड्स 50% वेरिएबल है, 50% फिक्स है। फिक्स का वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इन्फ्लेशन तो हमने एंड पे सोची हुई है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? इसका 50% वो लिख देते हैं। हमारा क्या जा रहा है, ये मिटा दूं? फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो काम आसान है वो पहले कर लेते हैं। 4.5 मिलियन का 50% ऐसे ही है। अच्छी तरह से देख लें, और कोई वेरिएबल तो नहीं है। इन्फ्लेशन तो हमने एक दफ़ा सब पे लगा देनी है। कितना बना? 2250। अब वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एग्जिस्टिंग इतना ही होना है, यानी कि जो अभी तक चल रहा था वो ये था कि 4500 का 50% होता। अब क्या क्या इजाफा है? 10% इन्फ्लेशन एंड पे काउंट करेंगे। वॉल्यूम बढ़ गया है, जब वॉल्यूम 10% से बढ़ गया है तो ये खर्चे भी 10% से बढ़ जाएंगे। तो एक इजाफी 1.1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या जवाब आया? 2475। फिर से देख लें हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं कर दी, सारी कॉस्टें कैलकुलेट करते हुए सिवाय इन्फ्लेशन के। ऑल क्लियर? अब बजाय इसके कि मैं ऐसे मिटाऊँ, जाहिर है कागज़ पे तो आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे होते, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मेन इन्फॉर्मेशन भी सामने डिस्प्ले पे रहे। तो मैं यहाँ इससे आगे की कहानी शुरू कर देता हूँ। आगे की कहानी कम जगह पे आ जाएगी, क्योंकि अब हमें दरमियान के काम नहीं करने, बस अब हमने अगले स्टेप पे जाना है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है जी? सारी कॉस्टें ऐड कर दें। 4,551
और ऊपर वही रुपीज़ इन 45,551, ये कॉस्ट निकली। एड इन्फ्लेशन या लिखें आफ्टर इन्फ्लेशन 1.1, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें 50,106। ये 1.1 एक ही दफ़ा इन सब के टोटल पे मल्टीप्लाई हो गया। मैं अगर हर जगह अलग अलग मल्टीप्लाई करके और उन सबको ऐड करता, या मैंने सारे ग्रैंड टोटल पे इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर है। तो अगर पेपर में आपको इकट्ठे डर लग रहा हो तो फिर आपने हर जगह पे एक इजाफी 1.1 ले आना था। कौन से वाले में? नहीं, जब आप 1000 में चल रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि बिला वजह उसको इस तरह से ना करें, क्योंकि हमारा डाटा ऑलरेडी अच्छा खासा है। ये देखें ना, ये ऑलरेडी 50 पे खड़ा हुआ है। तो जब आप मिलियंस में बात कर रहे हैं तो पॉइंट से आगे तो चंद 100 की बात हो रही है। हाँ, लेकिन पॉइंट यही है कि वो मल्टीप्लाई होके आपका ये 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, इम्पैक्ट चेंज होगा। लेकिन यहाँ 5106 पॉइंट कितना आया है? 0.1 का मतलब है 100 रुपये। पॉइंट के बाद जो भी होगा वो थाउजेंड्स के अंदर अंदर है। अब 50 मिलियन में 100 रुपये, तो कोशिश करें कि राउंडिंग के उसी लेवल पे रहें जिस लेवल को हम लेके चल रहे हैं। कभी आई कि आपने मना नहीं किया कि आप राउंड करके नहीं कर सकते, लेकिन आप अनराउंड करके लिखें तो उससे खामखा लंबी चौड़ी वैल्यूज़। एग्जामिनर कमेंट में भी उसने कहा था कि स्टूडेंट बहुत सारी जगह पे बहुत सारा काम लेंथी तरीके से कर रहे हैं, तो राउंडिंग हमेशा अच्छी चीज़ है। ये आ गई हमारी कॉस्ट। हमें कॉस्ट निकालनी थी? नहीं, सेलिंग प्राइस निकालनी थी। उसके लिए हमें सेल्स चाहिए, तो सेल्स तो मौजूद है नहीं। हमें ख़ास प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए? जितना पहले होता था। तो पहले कितना होता था? प्रॉफिट मार्जिन। कितना मार्जिन था पहले? एग्जिस्टिंग मार्जिन। और एग्जिस्टिंग मार्जिन कैसे निकलेगा? एग्जिस्टिंग चीज़ों को देख के 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000। तो एग्जिस्टिंग मार्जिन कितना है? 0.25। ये मार्जिन आपने मेंटेन रखना है। पीछे कॉस्ट है या सेल्स है? कॉस्ट। अगर कॉस्ट और मार्जिन हो तो कहानी थोड़ी फंस जाती है। रट्टा मारने वाला फौरन से उसे याद होगा कि मार्जिन का एक फार्मूला होता था। और जो अच्छा लॉजिकल बच्चा है वो कहेगा लो मार्जिन हो तो क्या हुआ, मैं मार्कअप बता दूंगा इसे। क्या करना है? हाँ जी, मार्कअप में कन्वर्ट कर दें, चॉइस आपकी है। एक भाई ने कहा लेंथी हो जाएगा, मार्जिन में ना दें। एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले इसको मार्कअप में कन्वर्ट कर दें। मार्कअप फॉर सेम डाटा 25 का मतलब क्या है? 25/100। और चूंकि ये मार्जिन है तो ये पी होता होगा और एस होता होगा। और मार्कअप में हमें क्या चाहिए होता होगा? पी और कॉस्ट। यानी 25 तो ऊपर ही आएगा, नीचे अगर सेल 100 है और प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट कितनी होगी? इसका मतलब है 0.33 आ गया हमारा मार्कअप। डिपेंड करता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। जो लॉजिक पे चल रहे हैं वो लॉजिक पे चलेंगे, लेकिन याद होगा हमने राइट साइड पे फार्मूले लिखे थे, तो आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कॉस्ट पे मार्जिन के साथ फार्मूले को टकराएंगे और आप सेल पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, यहाँ से मार्कअप निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट 22,000। भाई ने कहा कि जब इसी डाटा से ही हमने मार्जिन निकालना है तो वाई नॉट कि यहीं से मार्कअप निकाल के एक ही दफ़ा वहाँ पे ले चलें। ये भी हो सकता है। आप इधर से भी देख सकते हैं कि ठीक है जी, हमारी जो टोटल कॉस्ट है, अगर ये 14,000 इसमें से माइनस करें तो ये 42 होगा।
तो 42,000 हमारी कॉस्ट होगी और प्रॉफिट होगा 14,000। तो 14,000 डिवाइड बाई 42,000 1/3 यानी कि 0.33। तो मल्टीपल तरीके हैं, कॉस्ट में प्रॉब्लम ही है कि मल्टीपल तरीके हैं। वरना क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टीचर कहते हैं ये ऐसे लिखना है, आप कहते हैं क्यों, वो कहता है ऐसे ही लिखना है, आप कहते हैं क्यों, वो कहता है ऐसे ही लिखना है। पहले सवाल में आप सोचते हैं, दूसरे में सोचते हैं, तीसरे चौथे पांचवें में सोचने वाली सलाहियत को जंग लग जाता है। आप ऐसे लिखते हैं, आपके साथ वाला कहे ये ऐसे क्यों लिखा है, आप कहते हैं ऐसे ही लिखना है। सीधा हो गया ना, स्टैंडर्ड ने कह दिया ऐसे लिखना है, अब स्टैंडर्ड ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप आज़ाद हैं। जब आज़ाद हैं तो हर बंदा अपने तरीके से सोच रहा है। तो सम टाइम कुछ जगह पे आप थोड़े से रट्टे लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जब आप मार्कअप मार्जिन, आपको लगता है मैं मार्कअप मार्जिन पर हमेशा आके फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ, तो फिर क्या करना है, 2 फार्मूलों को रट्टा मार लेना है। याद है हमने मार्जिन और मार्कअप के 2 फार्मूले निकाल के यहाँ पे लिखे थे, उनको रट्टा मार लें, किसी भी सिचुएशन में फार्मूला पुट करें, आपका मामला हल हो जाएगा। लें जी, अगर 0.33 है तो अब मेरी सेल्स, प्लान्ड सेल्स कितनी होंगी, 50,000 कॉस्ट है और 33% मार्कअप है, तो कॉस्ट को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या जवाब आया, 66641 पॉइंट को इग्नोर कर दिया। ये सेल्स आ गई, सेल्स इतने रुपए की होगी तो इतना प्रॉफिट आएगा। और हमें क्या चाहिए, पर यूनिट सेलिंग प्राइस, और यूनिट तो दिए हुए ना 5 लाख यूनिट, 10% बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो अब क्या करना है, अब एक दफ़ा मैं यहाँ लिखने लगूँ RS, ताकि समझ आ जाए कि मैं अब यूनिट को बदल रहा हूँ। अब आपको एब्सोल्यूट अमाउंट रुपए में जवाब चाहिए ना, तो ये तो थाउजेंड्स में राउंड हुआ है। तो 66,641,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 1.1। अगर आपने एग्जामिनर को ज़्यादा सरप्राइज नहीं करना, हो सकता है वो कहिए 550 कहाँ से आया, और कहते बहुत सारे बच्चों ने वर्किंग नहीं दिखाई थी, तो नीचे वर्किंग भी दिखा दी। क्या प्राइस निकली, 121.17। तो ₹121.17। अब बिल्कुल ही छोटे लेवल पे चले गए, अब बेशक दे दे पॉइंट। ये वो खूबसूरत हसीन प्राइस है जिस पे हम उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। एक मैं ज़रा अल्टरनेट बता दूं, इसी स्टेप पे रुकते हैं। ये मार्जिन दिया हुआ है और ये आफ्टर इन्फ्लेशन अमाउंट दी हुई है। मार्जिन बेसिकली सेल पे लगता था, तो सेल 1 माइनस मार्जिन इज इक्वल टू कॉस्ट होता था। तो अगर सेल निकालनी होगी तो सेल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो मैं कॉस्ट को 0.75 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यही अमाउंट आ जाएगी। जिसने क्रैम किया वो रट्टा मारा वो फार्मूले को, उसकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। ज़रा एक दफ़ा तजर्बा करके देखें, इसको 0.75 से डिवाइड करें जी। एग्जैक्टली, अगेन वही बात है कि कई तरीके से लॉजिक सोची जा सकती है कि जो बच गया वो 75% है। लास्ट वाली प्लान्ड सेल्स कितनी है, ये 50 मिलियन थी कॉस्ट, और आपको मार्कअप कितना चाहिए 33%। तो इसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इससे नीचे क्या हुआ है, इससे नीचे आपने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया है। नंबर ऑफ यूनिट्स अभी तक कितने थे पिछले डाटा में, उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आधे से ज़्यादा सवाल पेपर में ऐसे होते हैं कि एक एग्जिस्टिंग डाटा देते हैं और एक नया डाटा कैलकुलेट करवाते हैं, हमेशा इसी तरह की वैरायटियाँ करके, वो इतने % बढ़ गया, वो इतना कम हो गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो मैथ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वाला फुल वीक डेडिकेटेड है छोटी छोटी मैथ के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने चीज़ों को किस तरह से करना है। क्या ये समझ आया? पक्की बात है। C+P=S में अभी भी परेशानी है। एक तीसरा तरीका बता दूं उसको करने का, हो सकता है वो आपको पसंद आए, कुछ लोगों को वो तरीका भी पसंद आता है। तो एक काम करें, आप ये सोचें कि आपने अगली थोड़ी देर जो पढ़ा, फ़र्ज़ करें वो नहीं पढ़ा, अगर आपको अच्छा ना लगा तो फ़र्ज़ करें आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये मिटाऊं? C+P=S की एक आखिरी जज्बाती अप्रोच जो एक झटके में जवाब दे देगी, लेकिन जिम्मेदारी अपनी अपनी। C+S जो पता है उससे डिवाइड करें। जो जानना है उससे मल्टीप्लाई करें। जो पता है उससे डिवाइड करें, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, जहां खड़े हैं जो पता है उससे डिवाइड करें, जहां जानना है उससे मल्टीप्लाई करें। आपको बताया कि ये गया कि मार्कअप 20% है। अगर मार्कअप 20 है तो ये 100 होगा, ये 20 होगा और ये 120 होगा। आपको कॉस्ट पता है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट है हमारी 70,000। 70,000 कॉस्ट हमें पता है। मुझे पता है हम जानना क्या चाहते हैं, जो दिल करे बता दे। एक भाई ने कहा प्रॉफिट, एक ने कहा सेल, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी हमारे पास। आप कॉस्ट पे खड़े हैं, जानना क्या है? प्रॉफिट। जहां खड़े हैं, ये 3 वेरिएबल सामने लिखे हुए हैं, जहां खड़े हैं उससे डिवाइड कर लें और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। प्रॉफिट चाहिए था एक भाई को, लें जी, आपको 70,000 पता है। 70,000 क्या है? कॉस्ट है। जो पता है उसको क्या करें, और जहां जाना है प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे नहीं करते ना, ये वाला डाटा पुट करते हैं। कॉस्ट ये है ना, ये मैंने 20% के हिसाब से किया है कि अगर 20% हो तो ये 100 है, ये 20 है। मार्कअप दिया हो तो कॉस्ट को 100 रखना है, और मार्जिन दिया हो तो सेल को 100 रखना है। बात समझ आ रही है? मार्जिन के हिसाब से करते हैं। हमारे सवाल में मार्जिन कितना था? 25%। इस डाटा को मुझे 25% मार्जिन के हिसाब से बताएं। सेल को कितना रखूं? 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 75। आपको क्या पता था और कहाँ जाना चाह रहे थे आप? हमें कॉस्ट पता थी, सेल तक जाना चाह रहे थे। कॉस्ट पता थी 50, 106 पता थी। जो पता है उससे डिवाइड करें, और जाना कहाँ है? सेल तक, मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स आ जाएगी। कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगता है। ज़िंदगी आसान, कोई फार्मूला नहीं, कोई C+P=S नहीं, बस एक दफ़ा ये चीज़ सही लिख लेनी है। जो पता है, जिस पे खड़े हैं उससे डिवाइड कर दें, और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। और अगर अप्रोच अच्छी नहीं लगी तो भूल जाए मैंने क्या बात की है। जी, इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, भाई ने कहा कि मैं वो ग्रुप में वो फॉर्मेट भी सेंड कर देता हूँ।
तो एक अप्रोच ये भी है, रट्टे वाला बंदा फार्मूला रट्टा मार ले, एक्स्ट्रा से आना बंदा मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर ले, और दरमियाना बंदा जो कि थोड़ी सी लॉजिक पे चलना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता दिमाग को, वो ये वो कर ले, जहाँ खड़े हैं जो पता है उससे डिवाइड कर ले और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई कर ले। हमारे वो सारे सवाल इस तरीके से करके देखें। परसों हमने कुछ सवाल किए थे, कॉस्ट पता होती थी सेल पे जाते थे, सेल पता होती थी कॉस्ट पे जाते थे, मार्कअप से मार्जिन ये वो, उन सबको इस पैटर्न पे करके देखें। अगर इस पे कंफर्टेबल हो गए तो बस पेपर में सिर्फ आपने एक दफ़ा सामने ना रफ वर्किंग में जाके ये चीज़ लिखनी है और फिर आपको पता लग जाएगा कि डिवाइड किससे करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है। ये वाला आपने सारे सवालों पे ट्राई करना है अप्लाई करके। कहते हैं तो मैं अप्लाई कर देता हूँ अभी, सर आप ही करते हैं घर जाके, हमें तो दिक्कत होती है। नहीं सर, हम खुद करेंगे, मुझे फ़ख्र आप पे। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिखा सकता हूँ, बहुत छोटा सा, क्यूट सा, ज़्यादा टेंशन ही नहीं है उसमें। जी अब टेंशन लेगा कह रहे हो तो ज़्यादा है। तो घर जाके आज आपने असल में क्या करना है पता है? क्या करना है? किसी को याद हो अगर मैंने अभी तक क्या बताया हुआ है? ये सवाल बगैर देखे करना है। क्लास में तो आपने किया, रजिस्टर पे आपने साथ साथ नोट कर लिया। अब आपने एक दफ़ा घर जाके यही सवाल सामने रखना है और अपने हाथ से करना है, ताकि आप मुझ पे डिपेंडेंट ना रहे। कुछ बातें मेरी याद आ रही हों, कुछ अपना दिमाग चल रहा हो, अल्टीमेटली आपको सवाल करना आ जाए, आपको एनेबल करना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि अकाउंटिंग के टीचर जो है ना, वो बच्चों को सोचते हैं कि ये तो नहले ही हैं, इनसे पूछा या इनको कहा तो ये होमवर्क नहीं करके आएंगे। तो अकाउंटिंग के टीचर सवाल कराते रहते हैं और बच्चे भी रोबोट की तरह करते रहते हैं। जहाँ टीचर का लेक्चर बंद हुआ वहाँ सांस बंद हो गया। एक साहब के आसपास से जब भी मैं गुजरते देखता था तो वो एक वीडियो लगाई हुई होती थी, उसने एक टीचर की और सवाल ठकाठक करी जा रहा होता था। तो एक दिन मैंने आके कहा कि ये वीडियो हर दफ़ा क्यों चलाई होती है? उसने कहा सर वीडियो चलती है तो सवाल होता है ना। तो मैंने कहा अगर ये वीडियो पेपर में नहीं चल रही होगी तो सवाल कैसे करोगे? तो उसने कहा सर वो उस वक्त खुद ब खुद हाथ चल जाता है, खुद कुछ ना कुछ समझ आ रहा होता है। तो एनेबल होना है, इस काबिल होना है कि आप खुद से कर सकें। डन? तो एक छोटा सा क्यूट सा सवाल दिखा दूं, बहुत ही छोटा सा है ये जो है ना। जी जी, कौन से? ठीक है, इसलिए कि ये जो 0.33 है ना, ये एग्जैक्टली 0.33 नहीं है जी। 50,106 कहाँ? ये आप लोगों ने जो मुझे बताया, तो ये तो जुल्म किया ना आप लोगों ने मेरे साथ। हाँ, तो बात ये है कि मैंने इस सारी कैलकुलेशन में एक चीज़ मैंने आपको थ्रू आउट कहा कि मेरी अजम्पशन ये है कि आप कैलकुलेटर से मुझे सही करके बता रहे हैं। नहीं, राउंड ऑफ मैंने मज़ीद आगे पॉइंट से आगे वाले को राउंड करवाया था, मैंने 50,000 पे राउंड नहीं करवाया था। ठीक है जी, उन्होंने कहा 0.33। अच्छा, पता है क्या होता है, ये जो जब आप परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हो ना, अब इतनी बड़ी अमाउंट के साथ जब 0.33 मल्टीप्लाई होगा तो उसमें वेरिएंस ज़्यादा आता है। तो आप इसको एक दफ़ा 25/75 कैलकुलेटर पे करें, 25/75, एक जवाब आ गया, उसमें 1 ऐड किया, तब कैलकुलेटर ने सारा काम खुद किया हुआ है। 0.333 उसने बहुत सारे खुद ही से लगाए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उस अमाउंट के साथ, तो फिर दोनों तरफ एक्यूरेट हो जाएगा। और एग्जामिनर इस चीज़ को एज्यूम करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करके चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े से वेरिएशन नज़र आते हैं। आप पास पेपर्स के साथ जब भी अपने आप को मैच करेंगे तो चंद 100 के, चंद हज़ार के डिफरेंसेस नज़र आ रहे होते हैं, और ये कम्प्लीटली अंडरस्टूड होता है। 1.33 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कॉस्ट थी 50 मिलियन और 33% था मार्कअप। कॉस्ट में मार्कअप ऐड हो तो हम सेल तक पहुंचते हैं, तो यानी कॉस्ट में 33.33% ऐड होना है, 33%। तो इसलिए हमने उसको 133% से मल्टीप्लाई कर दिया।
अगेन वो तो फिर ये वाले अप्रोच तो है ही है ना, जो पता है जहाँ खड़े हैं उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। तो अगेन ये अप्रोच है, लेकिन मैं बहरहाल स्लाइड तक पहुँच ही जाऊँगा। वो अभी तक पहुंचा ही नहीं वहाँ जहाँ मैं पहुंचा हूँ। चलें, ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर हुआ है, उस पीडीएफ का सबसे आखिरी सफ़ा, वैसे दो ही इससे पहले कि आप लोगों की नीयत ख़राब हो, ये लें जी, सामने आ जाएगा अभी। छोटा सा सवाल देखिए कितना खुला करके जो है ना, टाइम ज़्यादा होता तो मैं आपसे कहता अभी सॉल्व करें, और अगर आपने इसी की तस्वीर खींचनी है और बाद में सॉल्व करना है तो फिर ग्रुप से पीडीएफ से उठा लें। बहरहाल एक सवाल है, एक आइसक्रीम कंपनी वाले हैं और उनकी वीकली इन्फॉर्मेशन ये है कि उनकी सेल्स है 5 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 3.5 लाख की, फिक्स कॉस्ट 1 लाख की, प्रॉफिट है 50,000 रुपये। ये प्लान कर रहे हैं कि अब ये फ्रोज़न योगर्ट भी ऐड कर दें अपने प्रोडक्ट्स में। अभी तक ये आइसक्रीम बेच रहे थे, तो फिर डाटा ये आया कि 800 फ्रोज़न योगर्ट कप हर वीक एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम 190 रुपये प्राइस रखें, 190 प्राइस रखें तो 800 ये कप बेच लेंगे हर हफ्ते। एक्सपेक्टेड ये है कि जब आप फ्रोज़न योगर्ट लेके आएंगे तो आपकी आइसक्रीम की सेल भी 10% बढ़ जाएगी, कि वो जो वो खाने आए हुए होंगे उनमें कुछ लोग आइसक्रीम भी खा लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इस फ्रोज़न योगर्ट की 150 है, अभी तक आइसक्रीम का डाटा था। फ्रोज़न योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल आपकी 12% से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने फ्रोज़न योगर्ट की एक मार्केटिंग कैंपेन भी की है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे रिवाइज प्रॉफिट चाहिए, नया प्रॉफिट, ये खिचड़ी पका के। दोनों की फिक्स कॉस्ट 112। हाँ, फिक्स कॉस्ट कंपनी की फिक्स कॉस्ट है ना। अब आप एक दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे तो फिक्स, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नई प्रोडक्ट ऐड करने से एक इजाफी फ़र्क ये पड़ेगा कि 12% बढ़ जाएगी। तो सबसे आसान इसमें फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को 12% बढ़ा दिया। तो एग्जिस्टिंग डाटा आपके पास है, फ्रोज़न योगर्ट का नया डाटा आपके पास आया, आपने इन सारों को जोड़ के मुझे प्रॉफिट निकाल के देना है, मतलब ईजी टाइम में। डन। ये ग्रुप में शेयर हुए हुए पीडीएफ का आखिरी सफ़ा है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप इसको करके लेके आएंगे। कल थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करके, कुछ और मैथ पे डिस्कशन करके मैथ को बंद कर देंगे। जब मैथ को बंद करेंगे तो आपका दिल करेगा कि सर एक दफ़ा चेक करें कि हमारी मैथ कैसी है। हफ्ते को एक खूबसूरत सा रोमांचक सा टेस्ट जिसमें आपकी मैथ अच्छी तरह से चेक हो जाएगी। टीए भाई ने फ़ौरन से खूंखार नज़रों से मेरी तरफ देखा है, टेस्ट जालिम आदमी, मैंने तो 10 दिन दे। ठीक है, तो फिर कल इंशाल्लाह छोटी क्लास और परसों प्यारा सा टेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह जी। टेस्ट की टाइमिंग ये होगी क्योंकि उसके अलावा किसी भी टाइम पे आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्लैशेस निकल आएंगे। जैसे देखें ना, अभी क्लास में 1-2 बंदों का क्लैश निकल आया, तो टेस्ट क्लास टाइम में होगा। मैं भी यहीं आसपास ही फिर रहूँगा, मतलब मैं आपको टेस्ट दे के छुट्टी पे नहीं चला जाऊँगा, मैं किसी ना किसी और क्लास या कुछ ना कुछ और काम कर रहा हूँगा। मकसद है कि आप एक दफ़ा टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।